हेलो दोस्तों, स्ट्राइड साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाला है क्लास 10th बायोलॉजी। चैप्टर नंबर हमारा 1 है, जिसमें चैप्टर का नाम जैव प्रक्रम है। और इस जैव प्रक्रम हमारा जो टॉपिक है वो आपका श्वसन के समीकरण है। तो दोस्तों श्वसन के समीकरण क्या होता है? तो 6H12O6 प्लस 6O2 एरोमार 6CO2 प्लस 6H2O प्लस क्या होता है दोस्तों 686 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। मतलब है क्या होता है क्या कि आपका ग्लूकोज, जब ग्लूकोज का रिएक्शन क्या होता है दोस्तों, आप समझेंगे ध्यान से। जब ग्लूकोज का रिएक्शन C6H12O6 को ग्लूकोज बोलते हैं, और इसकी रिएक्शन जब O2 से होती है तो क्या निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और हल्की सी जलवाष्प भी निकलती है। और कितना ऊर्जा हमें प्राप्त होती है श्वसन क्रिया के द्वारा? तो 686 किलो कैलोरी। कितना दोस्तों? 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ऊष्मा का मतलब यहाँ कैलोरी ऊर्जा निकल रही है, तो ये श्वसन इस तरह की कौन सी अभिक्रिया होगी? तो श्वसन एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। और एक और विधि कौन दोस्तों? दहनवीय अभिक्रिया है। अब है क्या, श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में यहाँ पर दोस्तों ग्लूकोज का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। और तीसरी बात है, श्वसन के से शरीर के भार में क्या आती है? कमी आती है दोस्तों। श्वसन से शरीर के भार में क्या आती है? कमी आती है। दोस्तों आप इतना बातों का फिर से ध्यान सुनेंगे। देखिए मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि ग्लूकोज का क्या होता है दोस्तों कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जलवाष्प निकलता है और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त होती है यानी कि ऊष्मा निकलता है। इसलिए श्वसन एक क्या है? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। इसके अलावा हमारे बॉडी में बहुत सारी क्रियाएं होती है, तो इस तरह का दोस्तों दहन अभिक्रिया है। अब है क्या, श्वसन में ग्लूकोज का यहाँ पर क्या है दोस्तों? ऑक्सीकरण हो रहा है। और जब श्वसन की क्रिया होती है तो शरीर के भार में क्या आती है? कमी आती है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? कमी आती है। अच्छा, तो हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। हीमोग्लोबिन का संकेत दोस्तों Hb होता है, जो आपके ब्लड में पाया जाता है। और इसके प्रेजेंटेशन के कारण आपका आरबीसी का कलर लाल होता है, और इसके प्रेजेंटेशन नहीं होने के कारण डब्ल्यूबीसी का कलर श्वेत होता है। तो है क्या दोस्तों, हीमोग्लोबिन को हमारा जो क्या है दोस्तों? श्वसन वर्णक है। और यहाँ पर यह ऑक्सीजन का ये क्या कहता है? परिवहन करता है। तो पूछा जाएगा सवाल में दोस्तों कि श्वसन वर्णक किसे कहते थे? हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन को कहते हैं। और ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो हीमो का अर्थ होता है, हीमो का मतलब ये हीमोग्लोबिन जो दो शब्द से निकला है, हीमो और ग्लोबिन, जिसमें हीमो का मतलब होता है आयरन दोस्तों। और आयरन में क्या दोस्तों? Fe+2 चार्ज, जिसको फेरिक कहते हैं। और इस तो प्रमुख श्वसन अंग किसे कहते हैं? तो फेफड़ा है। प्रमुख श्वसन अंग कौन है दोस्तों? फेफड़ा है। और प्रमुख श्वसन कोशिकांग कौन है? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया। प्रमुख श्वसन अंग किसे कहते हैं? फेफड़ा कहते हैं। और प्रमुख श्वसन कोशिकांग किसे कहते हैं दोस्तों? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया का। दोस्तों एक और बात, माइट्रोकॉन्ड्रिया का कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं, पावर ऑफ सेल भी कहा जाता है। अब है दोस्तों श्वसन की क्रिया विधि। क्या है दोस्तों? श्वसन की क्रिया विधि। तो श्वसन क्रिया विधि दोस्तों दो भागों में होती है। एक होता है बाह्य श्वसन और एक होता है कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन दोस्तों। एक क्या है दोस्तों? बाह्य श्वसन, या एक होता है दोस्तों आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन में क्या होता है कि इस क्रिया में दोस्तों वातावरण से और ये फेफड़ा के मध्य होता है। बाह्य श्वसन वातावरण और फेफड़ों के मध्य होता है। क्या सुना आपने दोस्तों? वातावरण इन्वायरमेंट और लंग्स से बीच होता है। और जो आपका कोशिकीय श्वसन होता है, ये दोस्तों सिर्फ कोशिकाओं में आपको क्या होता है दोस्तों? संपन्न होता है। ठीक है, बॉडी के अंदर संपन्न होती है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका ये जो आपका बाह्य श्वसन है, ये दो पद होते हैं। ये दो पदों में संपन्न होता है। एक श्वास में संपन्न होता है और दूसरा गैसों का परिवहन के द्वारा संपन्न होता है। और इसी प्रकार दोस्तों आपका जो कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन है, इसके भी दो पद होते हैं। एक ग्लाइकोलाइसिक होता है और दूसरा क्रेब्स चक्र है। दोस्तों हम आज की वीडियो में श्वासोच्छ्वास और गैसों के परिवहन को जान लेंगे, लेकिन दोस्तों जो आपका ग्लाइकोलाइसिक है और जो क्रेब्स चक्र है, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इससे जानेंगे।
तो आप फिर से एक बार सुनेंगे, श्वसन की क्रियाविधि दो भागों में होती है, एक बाह्य श्वसन, एक आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन की क्रिया जो है वातावरण फेफड़ों के बीच होती है और आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं में संपन्न होता है। और ये दो पद होते हैं, श्वासोच्छवास और दूसरा दोस्तों गैसों का परिवहन, और इसके ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा क्रेब्स चक्र। अब है दोस्तों श्वासोच्छवास किसे कहते हैं? तो प्रश्वास और उच्छ्वास, प्रश्वास दोस्तों और उच्छ्वास के सम्मिलित प्रक्रिया को, प्रश्वास और उच्छ्वास के दोनों के सम्मिलित प्रक्रिया को श्वासोच्छवास कहा जाता है। क्या सुना आपने? प्रश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित प्रक्रिया को श्वासोच्छवास कहा जाता है, ब्रीथिंग कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ब्रीथिंग कहते हैं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि प्रश्वास क्या होता है? तो सांस लेने की प्रक्रिया को प्रश्वास या अंतःश्वसन कहते हैं। क्या सुना आपने? सांस लेने की प्रक्रिया को, अब नोट डाउन कर लेंगे सर, कि सांस लेने की प्रक्रिया को प्रश्वास या अंतःश्वसन कहते हैं। और दोस्तों सांस छोड़ने की प्रक्रिया को उच्छ्वास या निश्वसन कहते हैं। अब नोट डाउन कर लीजिएगा, सांस लेने की प्रक्रिया को प्रश्वास और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को उच्छ्वास। अब दोस्तों बात ये उठता है कि अगर हम सांस जब लेते हैं तो कौन कौन सी गैसों को लेते हैं? तो सांस लेते समय हमें लगता है कि क्या सिर्फ हम ऑक्सीजन को लेते हैं? तो जी नहीं, हम बहुत सारे गैसों को वातावरण से, इन्वायरमेंट से लेते हैं। नाइट्रोजन 78% लेते हैं, ऑक्सीजन को 21% लेते हैं, हमारे वातावरण जितना है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका 0.03% लेते हैं, आर्गन आपका 93% है, अदर गैसें को ली जाती है। अब दोस्तों ये तो रहा बात कि हम सांस लेते हैं तो इतने अमाउंट में लेते हैं, जितना इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में पाया जाता है और इतना हम लोग ले लेते हैं। 21% आपका ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में पाया जाता है और 21% लेते हैं। CO2 0.03% पाया जाता है और 0.03% लेते भी हैं, और आर्गन 93% पाया जाता है और 93% दोस्तों लेते भी हैं। अब बात ये आती है कि इन गैसों को हम सांस छोड़ते हैं, मतलब उच्छ्वास की क्रिया करते हैं, तो कितनी छोड़ते हैं? तो नाइट्रोजन दोस्तों जितना हम लेते हैं नाइट्रोजन उतना छोड़ भी देते हैं। ठीक है, और दोस्तों कार्बन यहाँ पर आर्गन 93% लेते हैं और 93% दोस्तों छोड़ते हैं। अब जो भी चेंजिंग आता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में आता है। तो दोस्तों ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं 21%, लेकिन त्याग कितना करते हैं, छोड़ते कितना है? तो मात्र 17%। और वो ऑक्सीजन क्या होता है? तो हमारे बॉडी में मतलब बहुत सारी क्रियाएं करती है, एनर्जी मिलती है, उसके बाद फिर वो CO2 के में ऐड कर आता है। तो बचा हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कितना त्याग करते हैं दोस्तों? तो वो आपका होता है CO2 लगभग 4% हम लोग त्याग करते हैं। तो दोस्तों आपने ये अभी समझा कि सांस लेते हैं तो कितना लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो कितना ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब है दोस्तों सांस लेते समय क्या क्या होता है, देखिए दोस्तों, तो एटीएम का मतलब होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर। क्या दोस्तों? एटमोस्फेरिक प्रेशर। और एटमोस्फेरिक प्रेशर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब। मतलब एटीएम को अगर आपको हिंदी में लिखना है तो आप लिख लेंगे वायुमंडलीय दाब। ठीक है दोस्तों, आप इंग्लिश में बोलते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है दोस्तों, एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वायुमंडलीय जो दाब होता है एक ग्रेटर देन का सिंबल है दोस्तों। एक और बात दोस्तों, जिधर की तरफ ये मुंह रहेगा ना, ये सिंबल दिखाई दे रहा है वो बड़ा का सिंबल होता है, अगर ऐसे में लिखूँ तो छोटा का सिंबल होता है। तो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है कि फेफड़ों के आंतरिक दाब से ज़्यादा होता है। सांस लेते समय में क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो वायुमंडलीय दाब फेफड़ों के आंतरिक दाब से ज़्यादा होता है, और ऐसे कंडीशन में जब दाब ज़्यादा होगा तो जो फेफड़ा होता है वायु प्रवेश कर देता है। वायु में जो होता है फेफड़ा कहाँ करता है? प्रवेश करता है, और जैसे प्रवेश करता है तो पसलिया और स्टर्नस जो होते हैं, यहाँ पे सौ दोस्तों, स्टर्नस जो होते हैं वो फैलते हैं। वो क्या दोस्तों? फैलते हैं। आपने क्या सुना कि जब आप सांस लेते हैं तो वायुमंडलीय दाब फेफड़ों के आंतरिक दाब से अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होगा। और जैसे आपका अधिक होता है तो यहाँ पर फेफड़े वायु जो है आपका लंग्स में प्रवेश करता है। वायु क्या करता है दोस्तों? लंग्स में क्या होता है दोस्तों? प्रवेश करती है। वायु फेफड़े में क्या दोस्तों? प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद जो पसलिया और स्टर्नस होते हैं वो फैलने लगते हैं। लेकिन जो डायफ्राम होता है दोस्तों वो संकुचित हो जाता है। डायफ्राम क्या दोस्तों? संकुचित हो जाती है। डायफ्राम क्या होती है? तो संकुचित हो जाती है। ठीक है, और वक्ष का जो आयतन होता है, वक्ष का जो आयतन होती है, वक्ष में क्या होता है? वृद्धि हो जाती है दोस्तों। वक्ष के आयतन में क्या होती है? तो वृद्धि हो जाती है।
अब नेक्स्ट पॉइंट को देखें दोस्तों। अब सांस छोड़ते समय क्या होता है, तो सांस छोड़ते समय वायुमंडलीय दाब फेफड़ों के आंतरिक दाब से कम होता है। सांस छोड़ते समय वायुमंडलीय दाब फेफड़ों के आंतरिक दाब से कम होता है। फेफड़ों के आंतरिक से क्या होता है दोस्तों, कम होता है। कहने का मतलब फेफड़ा का जो दाब है, आंतरिक जो दाब प्रेशर है वो ज़्यादा है, और वायुमंडलीय वायु का जो प्रेशर है वो क्या है दोस्तों, कम हो जाता है। तो हमेशा जो दाब वायु जो जाती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है। कहाँ जाती है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, और इसी वजह से लंग से वायु क्या होता है दोस्तों, बाहर निकलता है, हाई से लो प्रेशर हो जाता है, जिसके कारण पसलिया और स्टर्नस क्या होती हैं, संकुचित हो जाती हैं, और डायफ्राम जो है हमारा वो फैलता है। पसलिया और स्टर्नस संकुचित होते हैं, डायफ्राम फैलता है, और वक्ष की जो आयतन है उसमें आपके दोस्तों कमी आ जाती है। अब दोस्तों कुछ पॉइंट को आप याद कर लेंगे। जैसे आपसे ये पूछा जाएगा दोस्तों कि फेफड़ों के वायु में आयतन मापने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं। फेफड़ों में वायु का आयतन मापने के लिए क्या सुना आपने दोस्तों, कि फेफड़ों जो हमारा हो गया, फेफड़े में तो फेफड़े में दोस्तों वायु मापने के लिए, वायु का आयतन जो मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो आप याद रखें दोस्तों स्पाइरोमीटर का। किसका दोस्तों, स्पाइरोमीटर का, स्पाइरोमीटर का उपयोग करते हैं। स्पाइरोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसी तरह दोस्तों आप एक और पहले आप देखिए, फेफड़ों में आयतन जो मापने के लिए डिवाइस है वो क्या है, स्पाइरोमीटर। क्या है दोस्तों, स्पाइरोमीटर। और एक स्वस्थ व्यक्ति का 1 मिनट में कितनी बार श्वसन होता है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति का दोस्तों 1 मिनट में कितनी बार श्वसन की क्रिया होती है दोस्तों, तो 12 से 16 बार। 12 से तो कितना होता है, जो 16 बार। और सोते समय दोस्तों आप याद रखेंगे श्वसन की क्रिया धीमी होती है, सोते समय श्वसन क्रिया धीमी होती है। अब छोटा बच्चा का अगर पूछा है कि कितना बार श्वसन होता है, तो 30 से 40 बार दोस्तों। कितना दोस्तों, 30 से 40 बार। और 1 मिनट दोस्तों हृदय कितना बार धड़कता है दोस्तों, 72 बार धड़कती है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और ये फेफड़े के आयतन और दोस्तों ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर ऐसे सवाल आते हैं। जय हिंद, जय भारत।